वही तो कह रही। इधर गुड मॉर्निंग बच्चों, चलिए आज की क्लास शुरू करें। आज थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए मुझे बहुत बहुत खेद है। ठीक है, उसके लिए मैं बहुत माफी प्रार्थी हूँ। ग्रुप में चला गया है ना ये लिंक, एक सेकंड देख लेती हूँ मैं। हिस्ट्री लेक्चरर वाले ग्रुप में नहीं गया है क्या लिंक? देखो तो आप लोग हो। चलो मैं यहाँ से सेंड, आ गया ना? चलो मैं यहाँ से सेंड कर दी, कोई नहीं। नहीं गया था जी, अभी भेजी हूँ लेक्चरर वाले ग्रुप में। बंद हो गया है। हाँ सही बात है, एक टाइम के बाद ये सब में मन नहीं लगता नहीं। चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है आज की क्लास, क्योंकि हम लोग आज बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध जो है वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पिछली क्लास में हमने क्या देखा था? भारत में जो विभिन्न प्रकार के यूरोपीय व्यापारी कंपनीज आई थी, पुर्तगाली कंपनी आई थी, फ्रेंच कंपनी आई थी, डच कंपनी, डैनिश कंपनी, अंग्रेजी कंपनी, इंग्लिश कंपनीज जो आई थी, इनमें जो इंग्लिश कंपनी था उसने बाकी सभी को हरा करके युद्ध के माध्यम से बहुत सारे टैक्टिक्स अपना करके उनको क्या किया, सबको पराजित कर दिया। और हमने देखा कि सबसे प्रथम में विजय किसकी हो रही है? अंग्रेजों की हो रही है। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? ये जो अंग्रेज जो टीम ए से अपने टीम मेंबर से जो जीत गए हैं, यूरोप से आने वाले जो दूसरे मर्चेंट्स थे, व्यापारी कंपनीज थे, उनको पराजित करने के बाद अब इनका युद्ध किनसे होगा? भारतीय शक्तियों से। ठीक है, तो उसी की शुरुआत हो रही है। तो कल हमने देखा था कि उन्होंने दो नीतियों के माध्यम से भारत पर विजय प्राप्त की, एक युद्ध नीति से और दूसरे कुछ और भी नीतियां थी। उसमें हम घेरे की नीति देखे थे, उसमें हम सहायक संधि, उसमें हम देखे थे व्यपगत का सिद्धांत, जो आकर के आगे उसको देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हम हेडलाइन दे देते हैं, क्या हेडिंग दे देते हैं कि अंग्रेजों की व्हाइट कलर लेते हैं। और ये वाला अंग्रेजों की देसी शक्तियों के ऊपर विजय, है ना? ये हमारा क्या होगा? हेडिंग होगा। ठीक है, जिसमें हम विभिन्न जो देसी शक्तियां थी उनके साथ इनका युद्ध देखेंगे। तो सबसे पहले किसके साथ युद्ध होगा? बंगाल के साथ युद्ध होगा। बंगाल के बाद दूसरा ये लोग भिड़ेंगे किससे? मैसूर से भिड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे मराठा, इनके साथ पैरेलल में, समानांतर में ही चलते रहेगा। और लास्ट में देखेंगे किनके साथ? सिख लोगों के साथ जो है इनका जो है युद्ध होता है, उसके बारे में। बंगाल के साथ जो युद्ध होगा वो दो है, एक है क्या?
प्लासी का युद्ध है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग जान रहे हो। और दूसरा क्या है, बक्सर का युद्ध है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जान रहे हो, क्योंकि कहा जाता है कि प्लासी के युद्ध में बंगाल पर क्या हुआ, बंगाल पर नियंत्रण स्थापित हुआ। और बक्सर के उस युद्ध ने क्या कर दिया, जो नियंत्रण स्थापित हुआ था उसको निर्णायक पूरी तरीके से क्या कर दिया, स्थायी बना दिया। तो आज हम लोग प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो हेडिंग दे देते हैं क्या, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध। जब हम प्लासी का युद्ध देख रहे हैं तो बहुत ही अच्छे से इसको समझेंगे तो बहुत सारी चीजों को समझेंगे। सबसे पहले तो देखेंगे प्लासी की युद्ध के पीछे पृष्ठभूमि क्या थी, उसका बैकग्राउंड क्या था। ठीक है, उसके बाद प्लासी के युद्ध के पृष्ठभूमि के बाद हम देखेंगे क्या कि उसके कारण क्या क्या थे, कारण क्या क्या थे। उसके बाद हम देखेंगे उस युद्ध के बारे में, देखेंगे कि युद्ध कैसे किस प्रकार हुआ। फिर लास्ट में देखेंगे कि युद्ध का परिणाम क्या रहा, युद्ध का परिणाम क्या रहा। ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो पृष्ठभूमि में सबसे पहले तो आ जाएंगे कौन, षड्यंत्रकारी। एक षड्यंत्र रचा गया, प्लासी का युद्ध ऐसे ही थोड़ी हो गया था, इसमें बहुत बड़ा मेजर रोल था किनका, षड्यंत्रकारियों का बहुत बड़ा एक मेजर रोल था। उसके बाद हम लोग देखेंगे नवाब का अंग्रेजों पर आक्रमण, अंग्रेजों पर आक्रमण हुआ। ठीक है, उसके बाद तीसरा हम देखेंगे क्या, ब्लैक होल की घटना। ब्लैक होल की एक घटना हो जाती है और ब्लैक होल की घटना के बाद फिर लास्ट में हो जाता है क्या आपका, अलीनगर की संधि। अली नगर की संधि। इतनी चीजें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले चलिए षड्यंत्रकारियों के बारे में देखते हैं। क्या देख रहे हैं हम लोग देखो देख रहे हैं कि प्लासी के युद्ध के पीछे की पृष्ठभूमि क्या थी। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि इसके पीछे का पृष्ठभूमि क्या था, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या था, वो कौन से तत्कालिक कारण बने जिसकी वजह से क्या हो रहा है, प्लासी का युद्ध हो रहा है। उसके बाद हम कारण देखेंगे, कॉजेस देखेंगे कि वो कौन कौन से रीजन थे जिसकी वजह से प्लासी का युद्ध हुआ। उसके बाद हम वॉर के बारे में देखेंगे कि युद्ध कैसे किस प्रकार हुआ, और लास्ट में हम देखेंगे कि इसका परिणाम क्या रहा, प्लासी के युद्ध का रिजल्ट क्या रहा। ठीक है, उसके बाद अब देखो पृष्ठभूमि, क्योंकि बैकग्राउंड की बात हो रही है तो बैकग्राउंड को समझ लेते हैं, वो कौन कौन से क्या क्या बैकग्राउंड रहे। तो षड्यंत्रकारी, नवाबों का अंग्रेजों पर एक बार आक्रमण, उसके बाद यहीं पे क्या हो जाता है, ब्लैक होल की घटना हो जाती है, और लास्ट में हमें अलीनगर की संधि देखेंगे जिसमें जो सिजाउद्दौला था वो अलीनगर की संधि करेगा। ठीक है, इन सारी चीजों को एक एक करके समझते हैं। चलो तो सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे, पृष्ठभूमि के अंतर्गत षड्यंत्रकारियों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, षड्यंत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी जानते रहो क्योंकि क्या होता है, काम पड़ता है ना। कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी तो षड्यंत्रकारी, षड्यंत्रकारी के बारे में बात करते हैं। चलिए बताइए बंगाल का नवाब कौन है अभी, उससे पहले अलीवर्दी खान। ठीक है, कौन था, वर्दी पहन के आया, अब बोला क्या राज छुपा रहे हो। ठीक है, तो अलीवर्दी खान था क्या उस समय का तत्कालिक नवाब। ठीक है, बंगाल का क्या है, ये नवाब है। ये जब नवाब था इसकी मृत्यु हो जाती है कब, 1756 में, है ना, तब तो 57 की क्रांति हो रही है, तो 1756 में क्या हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। अलीवर्दी खां की ना 3 बेटियां थी। ठीक है, 3 बेटियां थे, बेटे नहीं थे इसके। तो अलीवर्दी खां की जो 3 बेटियां थी उसमें जो उसकी सबसे बड़ी बेटी थी, तो सबसे बड़ी बेटी का पुत्र कौन था, सिराजुद्दौला, जो अभी क्या बनेगा, अगला नवाब बनेगा। क्योंकि वो बहुत अच्छा प्रशासक था और वो अपने नाना के साथ, अलीवर्दी खां उसके नाना हुए ना, तो अपने नाना के साथ अक्सर वो काम किया करता था, प्रशासन में हाथ बटाया करता था। तो उसका वो कितना एबल है, कितना लायक है, ये बात पता चल चुकी थी किसको, अलीवर्दी खां को।
तो अलीवर्दी खां अपने मरने से पहले बोल करके गया था कि मेरा उत्तराधिकारी, मेरा अगला नवाब बंगाल का कौन बनेगा, मेरा नाती बनेगा सिराजुद्दौला, जो उसकी बड़ी बेटी का बेटा है। ठीक है, तो नवाब ने, अलीवर्दी खां जो बंगाल का जो नवाब है, उसने अपने पोते किसको, सिराजुद्दौला को क्या बना दिया, सिराजुद्दौला को बना दिया बंगाल का अगला नवाब। 1775 में क्या हो गई है इसकी, सॉरी 56 में क्या हो गई है, उसकी मृत्यु हो गई है। इसकी मृत्यु के बाद इसका उत्तराधिकारी कौन बना, यहीं पे आज आप याद करके खत्म करो, ठीक है। कल के लिए या बाद के लिए बचा के नहीं रखना है, इसीलिए मैं आपको बहुत इजी वे में समझा रही हूँ। अलीवर्दी खां की, जो कि बंगाल का नवाब हुआ करता था, 1756 में उसकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु के बाद उसने अपने पोते सिराजुद्दौला, जो कि उसकी बड़ी बेटी का बेटा, क्योंकि उसका अपना बेटा नहीं है, इसको क्या बना दिया, बंगाल का अगला नवाब बना दिया। अब कितनी बेटी थी इसकी, 3 बेटी, तो बाकी की बेटियों को दिक्कत नहीं होगा, होगा ना। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम षड्यंत्रकारियों के बारे में पढ़ रहे हैं कि वो कौन कौन षड्यंत्रकारी थे जिन्होंने प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया, जिसकी वजह से बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। तो सिराजुद्दौला को जब नवाब बनाया गया अलीवर्दी खां के द्वारा, तो उसकी मौसी का क्या नाम था, घसीटी बेगम। पढ़े हो, सुने हो, पढ़े नहीं होगे तो कम से कम सुने होगे, ठीक है। तो इसकी मौसी थी कौन, घसीटी बेगम, ठीक है, घसीटी बेगम। वैसे बड़ा अजीब सा नाम है ना, वैसे तो इसका असली नाम वो था मेहरुनिसा बेगम, ठीक है, रियल नेम मेहरुनिसा बेगम था, लेकिन इतिहास में ये घसीटी बेगम के नाम से ज्यादा फेमस है। तो घसीटी बेगम क्या थी, इसकी मौसी, और इसकी मौसी का बेटा है शौकत जंग, ठीक है। वो हमारे काम का नहीं है, लेकिन आप घसीटी बेगम का नाम जरूर याद रखना, भले शौकत जंग को नाम याद रखो चाहे मत रखो। तो घसीटी बेगम एक षड्यंत्रकारियों में पहली हो गई, ठीक है। तो पहली षड्यंत्रकारी कौन, घसीटी बेगम, ठीक है। दूसरा षड्यंत्रकारी में है मीर जाफर, ठीक है। मीर जाफर कौन है, मीर जाफर जो है चीफ इन कमांडर, ठीक है। नवाब का क्या है, वही कमांडर है, उसका सैन्य प्रमुख है। तो ये क्या है, सैन्य प्रमुख अधिकारी, सैन्य अधिकारी है ये, ठीक है। ये भी क्या चाहता है, स्वयं गद्दी पर बैठना चाहता है। तो दूसरा षड्यंत्रकारी कौन, मीर जाफर, ठीक है। तीसरा षड्यंत्रकारी कौन है, राय दुर्लभ, राय दुर्लभ। ये क्या है, उस समय का एक बंगाल का बड़ा जमींदार हुआ करता था, जो नवाब के आगे पीछे घूमा करता था, ठीक है। तो इसको भी लालच है अंग्रेजों से कुछ प्राप्त हो जाने का, ठीक है। चौथा जो षड्यंत्रकारी है वो है कौन, जगत सेठ, ठीक है। जगत सेठ मेहताब चंद। देखो जगत सेठ जो है, जगत सेठ एक पद का नाम है, इंसान का नाम नहीं है ना। इस पद पर, जगत सेठ के पद पर जो भी बैठेगा वो ना, उसका वो क्या हो जाएगा, जगत सेठ हो जाएगा। मतलब तुम भी अगर इस पद पे बैठती हो तो श्वेता कोष्टक में तुम्हारा नाम रहेगा, और जगत सेठ क्या होगा, एक सामने एक पदाधिकारी। मतलब ये भी कोई एक बड़ा मुखिया का पद हुआ करता था, जैसे राय बहादुर ऐसे ऐसे पदवी नहीं दे देते थे, वैसी जगत सेठ, ठीक है। इन्हीं में एक और षड्यंत्रकारी है मानिक चंद, मानिक चंद ये भी एक षड्यंत्रकारी है। इन्हीं षड्यंत्रकारियों में एक और नाम है, उसका नाम है क्या, अमीन चंद। ये क्या थे, बहुत बड़ा क्या था, व्यापारी था। ये सारे लोग षड्यंत्रकारी हैं जो एक तरफ है, ठीक है। ये लोग अभी क्या करेंगे, षड्यंत्र रचेंगे। तो ये सारे लोग हो गए क्या, षड्यंत्र रच रहे हैं। अब चलिए पृष्ठभूमि हम देख रहे हैं, तो पृष्ठभूमि में षड्यंत्रकारियों के बारे में देखा, फिर हम देखेंगे दूसरा क्या, नवाब का अंग्रेजों पर आक्रमण। यहां से जो युद्ध की शुरुआत होगी ना, तो लगातार क्या होगी, 3 युद्ध होंगे, ठीक है। लगातार 3 युद्ध होंगे। एक तो 1757 में कौन सा युद्ध, प्लासी का युद्ध, ठीक है, प्लासी का युद्ध होगा। मतलब यहाँ पे सीक्वेंस में कंटिन्यू लगातार 3 युद्ध होंगे। एक कौन सा युद्ध होगा, 1757 में प्लासी का युद्ध होगा, ठीक है। उसके बाद देखो 1759 में 1759, ठीक है, 1759 में कौन सा युद्ध होगा, बेदरा का युद्ध होगा, है ना, बेदरा का युद्ध होगा। और उसके बाद होगा क्या, 1764 में होगा क्या, बक्सर का युद्ध, ठीक है, बक्सर का युद्ध। ये 3 युद्ध होंगे।
ठीक, एक एक करके ये 3 युद्ध होंगे। तो नवाब का जो हम आक्रमण कह रहे हैं, तो नवाब के आक्रमण की यदि हम बात करें तो यहाँ पे जो एक पहला आक्रमण होगा ब्लैक होल, जिसके बाद ब्लैक होल की घटना होगी, तो भले ही ये नवाब हट गया, इसलिए नवाब का नाम थोड़ी लिखा है यहाँ पे। एक के बाद एक जो 3 नवाब होंगे, तो हमें लगातार 3 युद्ध देखने को मिलेगा। प्लासी का युद्ध, बेदरा का युद्ध और बक्सर का युद्ध जो है वो देखने को मिलेगा। अब चलिए, अब हम पृष्ठभूमि क्योंकि देख रहे हैं, तो पृष्ठभूमि को ही हम आगे लेकर के जाते हैं। ये सारे एक पॉइंट हमने देख लिया, कुछ षड्यंत्रकारी थे जो प्लासी के युद्ध को अंजाम देंगे, तो ये हो गया। अब होता क्या है, चलिए तात्कालिक घटना देखते हैं, पृष्ठभूमि की बात करते हैं। होता यह है कि सिराजुद्दौला क्या बनता है, नवाब बनता है। ठीक है, सिराजुद्दौला, ठीक है, बंगाल का नवाब बन गया, बंगाल का नवाब। अब जब ये बंगाल का नवाब बना और शक्तियां इसके हाथों में आती हैं, तो होता क्या है, जो अंग्रेज थे, और देखो समय, देखो समय कौन सा चल रहा है, 1757 का समय चल रहा है ना। ठीक है, ये समय याद करो, कर्नाटक वॉर, ईयर को कनेक्ट करो। कर्नाटक वॉर कौन सा चल रहा है ना, तीसरा, हाँ, तीन कर्नाटक वॉर चल रहा था ना। ठीक है, तो एक जो कर्नाटक वॉर था आपका 59 से स्टार्ट हुआ था क्या, जो 63 ऐसा समथिंग कुछ चला गया, या तो 57 से ही स्टार्ट हुआ था। हाँ ठीक है, 56 से 63 चल रहा था, तो वही चल रहा था। कर्नाटक एक तरफ क्या चल रहा है, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में एक तरफ कर्नाटक का वॉर चल रहा है। और तीसरा कर्नाटक वॉर के पीछे का बैकग्राउंड क्या था, वहां पे यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध चालू हो गया, और वो सप्तवर्षीय युद्ध चालू हो गया तो यहाँ पर ये लोग लड़ रहे थे। तो बैकग्राउंड को समझो, ठीक है। एक तरफ जो फ्रेंच हैं और अंग्रेज हैं वो सप्तवर्षीय युद्ध में फंसे हुए हैं, तो ये लोग बंगाल में अपने अपने गोदामों को क्या करने के लिए, सिक्योर करने के लिए उसके चारों तरफ क्या कर रहे थे, गड्ढा खोद रहे थे। ठीक है, चंद्रनगर में किन की फैक्ट्री है, फ्रांसीसियों की। और कलकत्ता में किसकी फैक्ट्री है, अंग्रेजों की। कोलकाता में किसकी फैक्ट्री है, अंग्रेजों की फैक्ट्री है। और कल वहां पे बंगाल में चंद्रनगर एक जगह है, वहां पे किनकी फैक्ट्री है, फ्रांसीसियों की फैक्ट्री है। अब ये लोग क्योंकि सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा है और भारत में भी कर्नाटक का युद्ध चल रहा है, तो इस डर से कि कहीं अंग्रेज हमारी फैक्ट्री के ऊपर अटैक ना कर दे, और फ्रांसीसी इस मतलब अंग्रेज इस डर में है कि फ्रांसीसी हमारे फैक्ट्री पे अटैक ना कर दे करके, अपनी फैक्ट्री जो बनाए हुए थे, गोदाम जो बनाए हुए थे, उसके चारों ओर गड्ढा खोद रहे थे। ठीक है, अपने किले को क्या करने के लिए, उसको किले को और ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए। तो ये जो है सिराजुद्दौला एक फरमान जारी करता है, कहता है कि मेरी परमिशन के बिना तुमको कौन बोला कि तुम मतलब कि गड्ढे खोदो। ठीक है, गड्ढे खोदना बंद करो, मेरा बंगाल है, मैं बंगाल का नवाब हूं, ठीक है, गड्ढे खोदना बंद करो। तो ये जो फ्रांसीसी थे वो तो चुपचाप मान गए, फ्रांसीसी मान गए। ठीक है, फ्रांसीसी मान गए, वो गड्ढा खोदना बंद कर दिए। चंद्रनगर में वो भी गड्ढा खोद रहे थे अपने, मान लो ये उनका किला है, ठीक है, ये किला है मान लो, तो इसके चारों तरफ गड्ढा खोद रहे थे ताकि कल को जब अंग्रेजों का आक्रमण हो तो इनका किला बचा रहे करके, वैसे ही वो भी कर रहे थे। तो जब फरमान जारी किया गया सिराजुद्दौला के द्वारा कि किला खोदना बंद कर दो, तो फ्रांसीसी ने, उन लोगों ने तो मान लिया, ठीक है, नवाब मना कर रहा है तो बंद कर दो। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेज कहते हैं गड्ढा खोदना तो हम बंद करेंगे, लेकिन गड्ढे को भरेंगे कैसे, नवाब के सेना के सरों से, ऐसा करके बोल दिए, एकदम भड़कीले जवाब दिया। एक गड्ढा खोदना बंद तो कर देंगे, लेकिन गड्ढा जो खुद चुका है उसको किससे भरेंगे, तो हम सैनिकों के सर से, नवाब के सैनिकों के सर से भरेंगे। तो ये इस चीज को नवाब को आया गुस्सा, मेरे सैनिकों के सर से गड्ढा भरोगे, 3000 सेना भेज दिया, जाओ कलकत्ता जाओ, और जहां पे गड्ढा खोदा जा रहा है थोड़ा सा निपटो वहां से। और नवाब की 3000 सेना जो है वो निपटने जाती है किससे, कलकत्ता में जो गड्ढा खोद रहे थे, जो किला बना रहे थे, किला निर्माण कर रहे थे, वहां पर पहुंची, और पराजय हो जाती है किनकी, अंग्रेजों की। ठीक, क्योंकि कोई बड़ा अधिकारी तो उसको संभालने के लिए था नहीं, सब तो कर्नाटक युद्ध में नीचे मद्रास में बिजी है, दक्षिण में बिजी है, तो कोई बहुत बड़ा व्यक्ति कमान नहीं संभाल रहा था रॉबर्ट क्लाइव की तरह, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव कहाँ है, दक्षिण में है। और इसमें पराजय हो जाती है, ये छोटी सी झड़प है ना, इसको कोई युद्ध मत बोलो आप, ये छोटी सी एक झड़प है। ठीक है, ये
फरवरी में हो रही है ये। तो उसके बाद क्या होता है, उस जो इसने सिराजुद्दौला ने जो 3000 यहाँ से सैनिक भेजे थे, ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ 3000 इसने सैनिक भेज दिया। कहाँ पे? कलकत्ता में। कलकत्ता में कहाँ पे? जहां पे ये लोग क्या कर रहे थे, किले का निर्माण कर रहे थे, वहीं पर उसने अपने 3000 सैनिक भेज दिए। जब ये 3000 सैनिक गए तो वहां पे काफी जो सैनिक थे, अंग्रेजी सैनिक थे, उनको मारा भी। और एक छोटा सा कमरा था, इस छोटे से कमरे का जो साइज था वो 14 फुट और 10 इंच का था। अब देख लो भैया, सिविल इंजीनियर लोग, कितना बड़ा रूम होगा मैं नहीं जानती। 10 फुट और क्या, हाँ 14 फीट और 10 इंच का एक क्या था, एक कमरा था। इस कमरे में एक 146 लोगों को भर करके बाहर से क्या लगा दिया गया, लॉक कर दिया गया। ठीक है, 146 लोग थे, इनको भर करके उस रूम को क्या कर दिया गया, ताला लगा दिया गया। छोटा सा कमरा था। इस कमरे में घुटन की वजह से, एक दूसरे के कुचले जाने की वजह से, जब सुबह इस कमरे को खोला गया तो इसमें मात्र 23 लोग बचे थे। सिर्फ 23 लोग ही क्या कर पाए, सरवाइव कर पाए, बच पाए। और बाकी के बाकी सारे 123 लोग, 146 में 23 गया तो 123 बचा ना, 123 लोग क्या हो गए, घुटन में मर गए। इसी घटना को कहा जाता है क्या, ब्लैक होल की घटना। ठीक है, इसी घटना को कहा जाता है ब्लैक होल की घटना। तो अभी हम देख रहे हैं ना, यहाँ पे देखो, तो ये देख रहे हैं हम ब्लैक होल की क्या देख रहे हैं, घटना देख रहे हैं। तो ये जो घटना जो होती है, इसमें इतने सारे लोग मारे गए। इस घटना को अंग्रेजों ने इतना बढ़ा चढ़ा करके बताया। अब देखो, इस घटना में यहाँ का जो मुखिया था वो सरवाइव किया था। वो जब बाहर निकला तो इतना बढ़ा चढ़ा के घटना के बारे में बताया गया, हमें मारा गया, हमें पीटा गया, हमें जबरदस्ती उस रूम में लॉक कर दिया गया, ये पूरी तरीके से एक नरसंहार है, मसैकर है, ऐसे करके इंग्लैंड में बड़ा बढ़ा चढ़ा के न्यूज भेजा गया। ठीक है, इसी में रॉबर्ट क्लाइव जो है वो गुस्से में आता है और धुंध में ना फायरिंग करता है। तो कौन डर गया, सिराजुद्दौला बहुत डर गया, उस फायरिंग से बहुत डर गया। तो वो अलीनगर की संधि करने के लिए क्या हो गया, रेडी हो गया। ठीक है, तो अगला क्या है आपकी, अलीनगर की संधि फरवरी में हो रही है। अलीनगर की संधि में क्या होता है, ये क्योंकि कौन डर गया है, सिराजुद्दौला डर गया। ठीक है, ब्लैक होल की घटना आप लोग को समझ में आई, एक बार फिर मैं रिवाइज भी करा दूंगी। तो ये हो जाती, इसी घटना को कहा जाता है क्या, ब्लैक होल की घटना। ब्लैक होल, ये आप लोग पढ़ोगे, इसमें कुछ याद रखने वाली चीज नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ हुआ था। ठीक है, ब्लैक होल की घटना। अब इसमें इतने सारे लोग मारे गए और इसमें बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके इस बात को बताया गया। और ये लोग जो इतने लोगों को यहाँ पे प्रताड़ित कर रहे थे उसका कुछ नहीं ना, इस घटना को बहुत बढ़ा चढ़ा करके बताया। तो सिराजुद्दौला के ऊपर एक दबाव बना, ऊपर से भी दबाव बन रहा है, वहां से इंग्लिश कंपनी से भी दबाव बन रहा है, प्लस रॉबर्ट क्लाइव ने एक बार फायरिंग करके डरा भी दिया सिराजुद्दौला को। ये दबाव महसूस करता है और कहता है कि अभी इसमें भलाई इसी चीज में है कि अभी क्या कर लिया जाए, थोड़ा शांति स्थापित कर लिए। तो हो जाता है क्या, यहीं पर अलीनगर की संधि। ठीक है, अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि, अच्छा अलीनगर किसको कहा जाता है पता है, कलकत्ता का नाम ही अलीनगर है। ठीक है, कलकत्ता नाम अंग्रेजों ने दिया था, है ना। तो ये कलकत्ता को कलकत्ता नहीं कहता था, ये क्या कहता था, अलीनगर कहता था। तो कभी अगर एग्जाम में पूछा कि अलीनगर किसकी बात हो रही है, तो कलकत्ता की ही बात हो रही है। ठीक है, ये कोई और जगह नहीं है, कलकत्ता की बात हो रही है। और इस संधि में क्या स्वीकार किया गया, इस संधि में ये स्वीकार किया गया कि अंग्रेजों को जो पुराने जितने अधिकार मिले हुए थे, उनको वो सारे पुराने अधिकार उनको मिले रहेंगे। उनको किलेबंदी से नहीं रोका जाएगा, जितना किला बनाना है, जितना गड्ढा खोदना है, तुम्हारा मन करे तो पूरा बंगाल को ही खोद डालो, तुम्हारा और मन करे तो बंगाल की खाड़ी को भी खोद डालो। ठीक है, खोदना, किलेबंदी करना अलाउ कर दिया गया। साथ ही साथ ये स्वीकार किया गया कि फ्रांसीसियों के साथ, मतलब अगर किसी प्रकार का वॉर होता है तो फ्रांसीसियों का साथ नहीं देगा। इस प्रकार नॉर्मल नॉर्मल सी बातें हो जाती है किसमें, अलीनगर की संधि में। उनको उनके सारे अधिकार रिटर्न कर दिए गए अंग्रेजों को, उनको किलेबंदी का अधिकार दे दिया गया और साथ ही साथ फ्रांसीसियों की किसी प्रकार से मदद ना करने की प्रॉमिस लिया गया, किससे, सिराजुद्दौला से लिया गया। तो ये थी पूरी की पूरी क्या, पृष्ठभूमि। आपने पृष्ठभूमि को देखा, बैकग्राउंड देखा कि वो क्या क्या तत्कालिक रीजन थे जिसकी वजह से अब आने वाले समय में क्या होगा, प्लासी का युद्ध होगा।
तो आपने तो एक रीजन देख लिया, मतलब पृष्ठभूमि देखी। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कारण देखेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, आपने सारा क्या देखा, पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि में हमने षड्यंत्रकारियों के बारे में देखा, नवाब का अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण के बारे में देखा, ब्लैक होल की घटना के बारे में देखा, और अलीनगर की संधि के बारे में देखा। पूछेगा अलीनगर की संधि किसके किसके बीच में हुई थी, तो सिराजुद्दौला, सिराज। ठीक है, तो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में अलीनगर की संधि हुई थी। अलीनगर की संधि में क्या डिसाइड किया गया था कि अंग्रेजों को उनके पुराने अधिकार लौटा दिए जाएंगे, उनको किलेबंदी का अधिकार दे दिया जाएगा, और फ्रांसीसियों के साथ वो किसी प्रकार का संबंध नहीं रखेगा। कौन, सिराजुद्दौला किसी प्रकार का संबंध नहीं रखेगा। ये बात हुई किसमें, अलीनगर की संधि में। अब हम दूसरा देखेंगे क्या, कारण। ये तो आप पृष्ठभूमि देखे, पृष्ठभूमि का अर्थ क्या होता है, आज अगर कोई चीज हुई है तो आज जस्ट उसके कुछ घंटे पहले क्या हुआ था, यह है पृष्ठभूमि। तो प्लासी के युद्ध होने से पहले कुछ दिन के अंदर क्या क्या चीजें हुई थी वो हमने पृष्ठभूमि में देख ली। लेकिन कोई भी बड़ी घटना घटने से के पहले कोई एक रीजन नहीं होता है, उसके पीछे कई सारे रीजन होते हैं। तो अब हम क्या देखेंगे, कारण। वो कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से प्लासी का युद्ध इतना बड़ा हुआ। तो चलिए मैं प्लासी के युद्ध के कारणों के बारे में आप लोगों को बताती हूँ। कारण, तो कारण में सबसे पहला कारण तो था क्या, दस्तक। ठीक है, दस्तक क्या है, दस्तक कोई बता सकता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है आप लोगों को। चल, दस्तक नहीं, लाइसेंस, लाइसेंस। दस्तक क्या है, लाइसेंस है। 1717 याद है क्या हुआ था, 1717 में फर्रुखसियत ने क्या कर दिया था, मुफ्त व्यापार करने का अधिकार दे दिया गया था। तो 1717 में जो अंग्रेजों को मुफ्त व्यापार का अधिकार दिया गया था कि बंगाल में आप क्या करो, मुफ्त व्यापार करो, किनको दिया था, अंग्रेजों को दिया था। तो कैसे पता चलेगा कि यही अंग्रेज है, तो उनको एक लाइसेंस, दस्तक एक छोटा सा पत्र होता था, उसी को कहा जाता है क्या, दस्तक। तो एक लाइसेंस पत्र होता था, जैसे आप लोग के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता, दिखा देते हो और आगे चले जाते हो, वैसे इनको एक दस्तक पत्र दिया गया था, जिससे ये लोग बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्रों में मुफ्त व्यापार करते थे। मुफ्त व्यापार मतलब किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। ये अंग्रेज बेवकूफ लोग क्या करते थे, उस दस्तक को किराए पर किसी को दे देते थे, है ना। तो मान लो मैं अंग्रेज हूं, मुझे मिला हुआ है दस्तक, मैं व्यापार करती हूँ मान लो शराब का, तो मैं टैक्स नहीं देती क्योंकि मेरे पास क्या है, दस्तक है, लाइसेंस है, तो मेरे को टैक्स नहीं देना पड़ता। कल को मैं उस लाइसेंस को अपने किसी मित्र को दे दूं, जिसको, जो कि अंग्रेज नहीं है, हो सकता है वो भारतीय ही हो सकता है वो फ्रांसीसी हो सकता है वो डच हो, कोई भी हो सकता है, मैं उसको दे देती हूँ। तो अब वो भी मुफ्त में व्यापार करेगा, तो वो भी क्या करेगा, टैक्स नहीं देगा। तो किसको नुकसान हो रहा है, राज्य को, राज्य को टैक्स नहीं मिल रहा है। मैंने सिर्फ तुमको दिया था ये अधिकार, और तुम उसको अपने फायदे के लिए, क्योंकि आधा तुम रखना आधा मैं रखूं, कमीशन मार रहे हो। ठीक है, अब उसका आप क्या कर रहे हो, मिसयूज कर रहे हो। तो जो दस्तक दिया गया था, उस दस्तक का क्या किया जा रहा था, मिसयूज किया जा रहा था, दुरुपयोग किया जा रहा था। यही मैं हिंदी पूछने वाली थी, पता है, भूल, याद नहीं आता ना। ठीक है, तो क्या किया जा रहा था, दुरुपयोग किया जा रहा था। उसके बाद गुमास्ता, गुमास्ता क्या होता था, एक अंग्रेजी अधिकारी होता था। ठीक है, अंग्रेजी अधिकारी होता था, अंग्रेजी अधिकारी। इसका काम क्या होता था, ये गांव में तैनात किया जाता था अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, ये क्या है, गुमास्ता एक अंग्रेजी अधिकारी है जो गांव में तैनात किया जाता था। इसका काम क्या होता था, किसी प्रकार का, मतलब ये अधिकारी हैं, जमींदार क्योंकि बना दिया गया था, तो ये लोग ना बहुत ही बर्बर क्या करते थे, बिहेव करते थे किसानों के साथ, लोगों के साथ। छोटी छोटी बातों पर उनको मारना, प्रताड़ित करना, उनको गाली गलौज करना, उनको काला कह करके बुलाना, मतलब बहुत भद्दा व्यवहार किया जाता था किनके द्वारा, इन अधिकारियों के द्वारा, जो अंग्रेजी अधिकारी हुआ करते थे। इनके ऊपर कई बार सिराजुद्दौला नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करता था, अंग्रेजों को बोलता था कि आप अपने गुमास्तों को समझाया करो कि हमारे लोगों के साथ थोड़ा सा अच्छे से पेश आए, इतना उनके साथ गलत वे बिहेव ना करे। तो अंग्रेज इससे भी नाराज थे। ठीक है, अंग्रेज, अब उनको टोकोगे आप तो नाराज नहीं होंगे, तो अंग्रेज ये जो गुमास्ता को सिराजुद्दौला नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करता था, उससे भी ये नाराज। तो
एक रीजन तो क्या था, ये था। ठीक है, एक रीजन ये था। हम कारण देख रहे हैं प्लासी के युद्ध के पीछे कारण। एक और रीजन क्या था, ढाका जान रहे हो, ढाका? ठीक है, ढाका बंगाल की राजधानी है ना। तो ढाका का एक जमींदार था, उसका बेटा था, ढाका के जमींदार का बेटा कृष्णादास। ठीक है, कृष्णादास, इसका नाम याद रखना जरूरी नहीं है, मैं आप लोगों को बस बता रही हूँ कि ऐसा ऐसा हुआ था, प्लासी के युद्ध के पीछे के रीजन। ठीक है, हाँ, वो बंगाल मतलब बांग्लादेश, सॉरी बंगाल नहीं, बांग्लादेश। हाँ, बांग्लादेश की राजधानी है ना ढाका। ठीक है, तो वही वाला वहीं पे स्थापना इस 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो कृष्णादास वहां के जमींदार का बेटा था। ठीक है, ये क्या करता था, ये उस क्षेत्र का जो भी उपज होता था उसको अवैधानिक तरीके से, भ्रष्टाचारी तरीके से अपने अपने पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके रख लिया था। कौन? कृष्णादास। जबकि बांग्लादेश, अभी बांग्लादेश, उस समय तो बंगाल था ना, तो बंगाल के अंतर्गत बंगाल का नवाब कौन है? सिराजुद्दौला। कायदे से ढाका के क्षेत्र का जो भी उपज होता है वो किसके पास जाना चाहिए? सिराजुद्दौला के पास। लेकिन कृष्णादास क्या करके रखा था, कृष्णादास बहुत सारा धन इकट्ठा करके अपने पास रख लिया था। ये खबर किसको पता चली? सिराजुद्दौला को पता चली। तो जब ये घटना सिराजुद्दौला को पता चलती है तो वो क्या फरमान भिजवाता है कि तुरंत मेरे सामने इसको क्या किया जाए, पेश किया जाए करके। तो ये कृष्णादास क्या करता है, वहां पर मुर्शिदाबाद ना जाकर के, क्योंकि बंगाल की राजधानी क्या है? मुर्शिदाबाद, अभी उस समय वर्तमान में। ठीक है, मुर्शिदाबाद। तो ये मुर्शिदाबाद ना जाकर के कहाँ चला जाता है? कलकत्ता चले जाता है, अंग्रेजों के शरण में। ठीक है, अंग्रेजों के शरण में चला जाता है। तो सिराजुद्दौला न्यूज वो पत्र भेजवाते हैं और कहते हैं कि कृष्णादास को हमें क्या कर दो, सौंप दो। ठीक है, तो क्या कहते हैं अंग्रेज? अतिथि देवो भव। ठीक है, ये हमारा अतिथि है अब, या अभी हमारे शरण में है, असालम दे देते हैं उसको, अपना संरक्षण दे देते हैं। और हाँ, कृष्णादास को, क्योंकि इसको जाना था कहाँ पे? सिराजुद्दौला के पास, क्योंकि इसकी गलती के लिए इसको बुलाया जा रहा था। तो डर के मारे ये कहाँ चला गया? अंग्रेजों के पास। और अंग्रेजों को क्या बोला होगा? मेरी रक्षा कीजिए, मैं जितना धन इकट्ठा किया हूँ उसमें से आपका 50% आपका, तो क्यों नहीं करेंगे रक्षा? अंग्रेजों को तो वही चाहिए ना मेन। तो ये चला जाता है किसके शरण में? चला जाता है अंग्रेजों के शरण में चला जाता है। ठीक है, तो जब ये चला जाता है तो बुलावा भेजा जाता है सिराजुद्दौला के पास कि आप क्या करो, कृष्णदास को भेजो भाई, ये हमारा मुजरिम है, इसको सजा वजा हम लोग को देना है, ऐसा ऐसा काम किया है। तो अंग्रेज मना कर देते हैं। ठीक है, तो ये 3 बड़े बड़े रीजन बन गए। वो तो पृष्ठभूमि थी, वो तो तत्कालिक कारण था, ब्लैक होल की घटना, उसको तो बस बहाना बनाया गया। ठीक है, जो ब्लैक होल की घटना जो हुई थी फरवरी में, उसको तो क्या बनाया गया? सिर्फ और सिर्फ एक बहाना बनाया गया कि हम प्लासी का युद्ध आपके ऊपर आक्रमण इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने हमारे लोगों को क्या किया था? मारा था करके। अगर वही रीजन होता तो अलीनगर की तो संधि हो चुकी थी ना। अलीनगर की संधि में उन्होंने स्वीकार तो कर लिया था कि आपको आपके सारे अधिकार दे दिए जाएंगे, रिटर्न बैक, आप किले बनाओ। तो इतने में रॉबर्ट क्लाइव को इतने में संतुष्टि नहीं मिली। रॉबर्ट क्लाइव को क्या चाहिए था? युद्ध चाहिए था। तो उसने सिर्फ ब्लैक होल की घटना को एक बहाना बनाया, बढ़ा चढ़ा करके बताया कि ब्लैक होल की घटना के लिए जिम्मेदार कौन है? सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला को उसके गलती के लिए सजा मिलनी ही चाहिए, ऐसा उसने बहाना बनाया। लेकिन रीजन ये सारे थे। ठीक है, रीजन ये सारे थे कि दस्तक का दुरुपयोग हो रहा था तो सिराजुद्दौला डांटता था। ठीक है, तो ये रीजन था। इससे दोनों नाराज हैं। इससे कौन? सिराजुद्दौला भी नाराज है कि दस्तक का तुम गलत मिसयूज कर रहे हो, दुरुपयोग कर रहे हो। साथ ही साथ अंग्रेज भी नाराज है कि हमें रोक टोक किया जाता है, हमें बार बार टोक रहे हैं। गुमास्ता, अंग्रेजी अधिकारी जो बहुत ही प्रताड़ित करते थे वहां के स्थानीय लोगों को। ठीक है, ये भी एक रीजन था। और ये भी एक रीजन था कि ढाका के जो जमींदार का बेटा था, ये एकदम तत्कालिक कारण बना। इसको शरण दे दी गई किसके द्वारा? एसाइलम दे दिया किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। और जब रिटर्न करने के लिए कहा गया तो मना कर दिया किसके द्वारा? रॉबर्ट, अंग्रेजों के द्वारा मना कर दिया गया। तो चलो बोले नवाब, अब युद्ध हो ही जाए फाइनली, कितना सहेंगे? ब्लैक होल का घटना, सारा इल्जाम आप मेरे ऊपर लगा दिए, है ना, सारा इल्जाम मेरे ऊपर लगा दिए, और आप ये सारी चीजें जो कर रहे हो वो कौन देखेगा? तो चलो अब युद्ध हो ही जाए। तो अब यहाँ पर युद्ध होगा, कौन सा युद्ध?
प्लासी का युद्ध 23 जून 1757, 23 जून 1757। तो ये वो दिन है जिस दिन क्या होता है, प्लासी का युद्ध होता है। ठीक है, प्लासी का युद्ध हुआ। अब प्लासी के युद्ध में, ठीक है, प्लासी नामक एक जगह था, वहां पर ये डिसाइड किया गया कि युद्ध होगा करके डिसाइड किया गया। ठीक है, अब देखो ना, इस षड्यंत्रकारी लोग, अब देखो कौन कौन से षड्यंत्रकारी थे। एक तरफ देखो, दो बना देती हूं, ठीक है। एक है कौन, एक तरफ है बंगाल का नवाब, ठीक है, बंगाल का नवाब, और एक तरफ है कौन, अंग्रेजों के तरफ से है कौन, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, अंग्रेजों के साइड से है कौन, रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। देखो बंगाल की इधर जो लड़ रहे हैं उनमें तो एक तो खुद सिराज है, मैं सिर्फ सिराज लिख देती हूँ, ठीक है, सिराज है। इसका सेनापति कौन है, मीर जाफर है। ठीक है, इसके साथ में कौन है, मानिक चंद है। ठीक है, इसके साथ में कौन है, राय दुर्लभ भी इसके साथ में है। ठीक है, जगत सेठ भी इसके साथ में है, मेहताब चंद जिसका नाम है, और अमीन चंद जो कि एक बहुत बड़ा व्यापारी है, वो भी क्या है, साथ है। ठीक है, ये सारे लोग उसके साथ में गए हैं। ठीक, और इधर, और इन सब की सेना को अगर कुल मिलाकर के देखा जाए तो कहते हैं कि 48 नहीं, 50,000 की सेना से कोई कम नहीं थी। कितनी की सेना थी, 50,000 की सेना थी इनके पास। ठीक है, और अंग्रेजों के पास अगर देखा जाए, रॉबर्ट क्लाइव मात्र 2-3 हजार, ठीक है, सेना के साथ क्या आया है यहाँ पे ले दे करके 2 से 3 हजार क्या होगी, इसके पास सेना होगी रॉबर्ट क्लाइव के साथ। ठीक है, अब इधर इतने सारे लोग हैं। जब सिराजुद्दौला निकलता है युद्ध के लिए, ठीक है, युद्ध के लिए यहाँ पे निकला सिराजुद्दौला, तो इससे कहा गया कि आप अपने साथ में एक काम करो, 2,000 की सेना अपने साथ में रखो। ठीक है, बाकी की जो 48,000 की जो सेना है वो किनके पास है, इन लोगों के पास है। ये लोग तो ऑलरेडी पहले से मिल चुके हैं, किससे, इनसे। रॉबर्ट क्लाइव पहले से षड्यंत्र में इनको अपने साथ में मिला लिया है। क्या डिसाइड हुआ, प्लासी के पास आना। ठीक है, ये डिसाइड हुआ कि मैं सेना लेकर के आऊंगी और आप सेना लेकर के आना। ये क्या बोलता है, मीर जाफर, मानिक चंद और राय दुर्लभ, ठीक है, और अमीन चंद, ठीक है, इनमें ना 2 लोग और थे, लेकिन वो षड्यंत्रकारी नहीं थे। एक है मोहनलाल, ठीक है, एक का नाम था क्या, मोहनलाल, और एक और था उसका नाम, हाँ नहीं, जगत सेठ उसका नाम नहीं है, एक सेकंड बता रही हूँ। कहाँ इतना सारा, मीर मदान। ठीक है, क्या है, मीर मदान। ये 2 लोग और हैं। ठीक है, अब देखो 2,000 की सेना किसके पास है, सिराज के पास, बाकी इतने लोगों के पास में थी। इसने क्या चाल चला, मीर जाफर ने मैदान में आए, और जैसे ही इसकी सेना भारी हुई इनके ऊपर, तो सिराजुद्दौला क्या, मीर जाफर क्या कहता है कि आपका बचा रहना बड़ा जरूरी है। ठीक है, आपका बचा रहना बहुत जरूरी है, हम युद्ध लड़ लेंगे। आप एक काम करो, अपनी 2,000 की सेना लो और युद्ध के मैदान से आप भाग जाओ, मैदान मैं संभाल लूंगा, अब टेंशन मत लो। बाकी की सेना तो 48,000 की मेरे पास है, तो आप जल्दी से क्या करो, छोड़ करके चले जाओ मैदान को मैं संभाल लूंगा। और इस तरीके से सिराजुद्दौला को मैदान से भगा दिया गया। ठीक है, और मैदान में कौन कौन बच गए, ये लोग 48,000 की सेना के साथ कौन है, ये पूरे सारे षड्यंत्रकारी हैं, ऑलरेडी हाथ मिलाए हुए हैं, किसके साथ, रॉबर्ट क्लाइव के साथ जो है वो हाथ मिलाए हुए हैं। इनमें ये 2 लोग बस ऐसे थे, मोहनलाल और मीर मदान। ये 2 लोग थे जो लोग बहुत ही साहस के साथ लड़ते हैं। इतना साहस है क्योंकि ये लोग षड्यंत्र में नहीं शामिल थे, ये 2 लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये 2 लोग इस षड्यंत्र में शामिल नहीं थे, एक था मोहनलाल और एक था मीर मदान। ये लोग साहस के साथ लड़ते हैं रॉबर्ट क्लाइव के साथ की सेना के साथ, और इतना बेहतरीन ढंग से लड़ते हैं कि एक बार के लिए तो रॉबर्ट क्लाइव को आम के पेड़ के पीछे में जाकर के शरण लेनी पड़ी, इतना बेहतरीन ढंग से लड़े। लेकिन अंग्रेजों के पास क्या था, बंदूक। ठीक है, और बंदूक की वजह से सेना उनकी क्या हो गई, 2,000-3,000 की सेना थी तो पर भी भारी पड़ गई। और इधर मीर जाफर ने इनका तो यूज ही नहीं किया। हाँ,
ये मीर जाफर, मानिक चंद, राय दुर्लभ, अमीन चंद, ये सब क्या हैं? ये सब षड्यंत्रकारी हैं। ये सब ऑलरेडी क्या कर चुके हैं? हाथ मिला चुके हैं रॉबर्ट क्लाइव के साथ। पहले ही मीर जाफर को तुमको अगला नवाब बनाऊंगा करके उसको वो दे दिया है, लालच दे दिया है। मानिक चंद को भी तुमको और पैसे मिलेंगे, तुमको और ज्यादा क्षेत्र की जमींदारी मिलेगी करके इसको अपने बस में कर लिया गया है। राय दुर्लभ को भी किसी न किसी प्रकार का लालच दे करके अपने पक्ष में कर लिया गया है। इन सारे लोगों को अपने पक्ष में कर लिया गया है, किसके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ये सब मिले हुए हैं, ठीक है। और इन सब का मुखिया कौन है? मीर जाफर, ठीक है। इन सब का मुखिया है कौन? मीर जाफर है, जो कि उसका क्या था? सैन्य कमांडर है, कमांडर इन चीफ है। तो सारी सेना की बागडोर किसके हाथों में है? इसी के हाथों में, मीर जाफर के हाथों में है, ठीक है। तो इन सबको ये मिला लिया था। जैसे ही युद्ध के मैदान में पहुंचे और युद्ध के मैदान में जैसे ही रॉबर्ट क्लाइव अपनी सेना लेकर के, वो आम का बगान था, जो प्लासी नामक जो जगह थी वो आम का बगान था, उस आम के बगान में युद्ध हो रहा था। तो रॉबर्ट क्लाइव जैसे ही अपनी सेना लेकर के आता है और बंदूक लेकर के एकदम हाई फाई सेना, टाइट सेना लेकर के आता है, तो मीर जाफर चाल चलता है और कहता है कि आप थोड़ी सी सेना लेकर के काम करो, युद्ध के मैदान से चले जाओ, युद्ध का मैदान मैं संभाल लूंगा, आप चिंता मत करो, ठीक है। आपका बचा रहना बड़ा जरूरी है। और सिराजुद्दौला को क्या कर दिया गया? भगा दिया गया। मैदान में इतने लोग बचे, इतने लोग जो बचे उसमें ये दोनों तो नहीं मिले हुए थे, ये दोनों लड़ते रहे, आखिरी सांस तक लड़ते रहे, और इतना बेहतरीन लड़े कि एक बार के लिए रॉबर्ट क्लाइव को ऐसा लगा कि हम हार ना जाए, और वो छुप गया आम के पेड़ के पीछे। लेकिन 48,000 की सेना तो बैठी है पीछे ना, वो लड़ ही नहीं रही है। क्यों नहीं लड़ रही है? क्योंकि षड्यंत्र में शामिल है, ठीक है। तो ये लोग, इन लोगों की मृत्यु हो गई, इन दोनों की मृत्यु हो गई लड़ते लड़ते। और इस युद्ध में कौन जीत गया? अंग्रेज जीत गए। बाद में इनको मुर्शिदाबाद जो भेज दिया गया था ना, सिराज को भगा दिया गया था, बाद में खुद 2 दिन बाद वहां पे पहुंचा कौन? मीर जाफर, और गला काट दिया गया उसका, सिराज का, सिराजुद्दौला का, बंगाल के नवाब का। कहीं पे लिखा है क्या नाम उसका? ये तो सिराज, इसका गला काट दिया गया। और कौन बैठ गया फिर? मीर जाफर गद्दी पे बैठ गया। तो प्लासी का युद्ध जो था वो युद्ध था ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ एक खेल तमाशा चल रहा था, षड्यंत्र था। इसीलिए प्लासी के युद्ध के बारे में कहा जाता है कि क्या आप इस बात से सहमत हो कि प्लासी का युद्ध अंग्रेजों की असली शक्ति को नहीं दिखाता, वो एक षड्यंत्र था? तो हाँ बिल्कुल, इसमें 2 से 3 हजार वो सेना लेकर के आया, तो उसमें एक जन को भी एक खरोच तक नहीं लगा, ठीक है। तो पूरा षड्यंत्र का खेल था। और इधर की सेना का तो प्रयोग ही नहीं हुआ, क्योंकि ऑलरेडी हाथ मिलाया हुआ था। पहले ही नवाब ना देखे, षड्यंत्र का पता ना चले करके उसको शुरू में ही क्या कर दिया गया? भगा दिया गया, ठीक है। और फिर पूरे मैदान को संभाल लिया गया इसके द्वारा, सेना का प्रयोग किया नहीं गई, छोटा मोटा झड़प हुआ जिसमें ये दोनों मारे गए, और फाइनली फिर रिजल्ट ये निकला, घोषणा कर दी गई कि कौन जीत गया? अंग्रेज जीत गए। तो प्लासी के युद्ध में इनको हाथ तक नहीं हिलाना पड़ा है अंग्रेजों को, वो षड्यंत्र का युद्ध था पूरी तरीके से, ठीक है। और मीर जाफर को फिर बड़े धूमधाम के साथ गद्दी पर बिठा दिया गया, ठीक है। इनको 24 गांव का परगना मिल गया, किनको? अंग्रेजों को। मीर जाफर को जब राजा बनाया गया तो इसी शर्त पे तो बनाया गया था ना कि तुम जब नवाब बनोगे बंगाल के तो हमको ये देना, ये देना, ये देना करके। इतना सारा चीज इन लोगों को मिलता है। 24 गांव का परगना दे दिया गया किसको? परगना मतलब मैं बताई हूँ, गांव का समूह। तो सोचो 24 गांव का परगना दिया गया है, 24 परगना दिया गया है, मतलब 50 गांव का भी एक समूह होता होगा तो 20, हाँ देखो, ठीक है। तो अगर मान लो 84 गांव का एक परगना और 24 गांव है, 24 परगना, तो मल्टीप्लाई कर लो, इतना सारा क्षेत्र किनको मिल गया? अंग्रेजों को मिल गया। अकेले मात्र रॉबर्ट क्लाइव को 50 लाख पाउंड, मतलब 50 लाख रुपए दिए गए। किसको? सिर्फ और सिर्फ किसको? रॉबर्ट क्लाइव को पुरस्कार स्वरूप, निजी रूप से, कंपनी को नहीं, निजी रूप से 50 लाख रुपया किसको मिला? रॉबर्ट क्लाइव को मिला। किसकी तरफ से? मीर जाफर की तरफ से। क्योंकि सिराज को मारने के बाद कौन बन रहा है? मीर जाफर, इसीलिए तो षड्यंत्र में शामिल हुआ था, ठीक है। इतना सारा, और उसके साथ साथ और भी कई सारे क्षेत्र जो है वो अंग्रेजों को मिलते हैं, मतलब भरपूर पैसा मिला किनको? अंग्रेजों को मिला प्लासी के युद्ध के बाद, मीर जाफर को राजा बनाने के लिए और सिराजुद्दौला को षड्यंत्र करके मारने के लिए, ठीक है। तो ये था प्लासी का युद्ध। कब हुआ है? 23 जून 1757। हाँ, 23 जून 1757। किसके किसके बीच?
ठीक है, मान लो कि क्वेश्चन आएगा कि प्लासी के युद्ध में, ठीक है, षड्यंत्रकारियों में कौन कौन शामिल थे या नहीं थे, तो ठीक है, आप बस इन लोगों का बस नाम याद रखो, मोहनलाल और मीर मदान, ये लोग नहीं थे, इनको एलिमिनेट कर देना, बाकी लोग थे। ठीक है, घसीटी बेगम रहेगा तो थी, है ना, घसीटी बेगम भी उसकी मौसी है, जो षड्यंत्रकारियों में से एक है, ये इन लोगों को अपने हाथ में मिलाने का काम वही तो कर रही है, पैसा देने का काम। ठीक है, तो मोहनलाल और मीर मदान, अगर जो 4 ऑप्शन रहेंगे उसमें कहीं पर मीर मदान या मोहनलाल रहेगा तो उसको एलिमिनेट कर देना, और बाकी सब के सब किस में आ जाएंगे, षड्यंत्रकारियों में। मतलब ज्यादा लोग क्या थे इसमें, षड्यंत्रकारी ही थे। ठीक है, अब नवाब कौन बन गया, मीर जाफर जो है वो अगला नवाब बन गया। मीर जाफर, मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। देखो, मीर जाफर को 1757 में क्या बनाया गया, क्या कहते हैं, नवाब बनाया गया। धीरे धीरे इसको समझ में आ गया कि ये लोग कैसे हैं, जैसा अलीवर्दी खान ने कहा था। क्या कहा था अलीवर्दी खान ने अंग्रेजों के लिए, अंग्रेज मधुमक्खी की तरह है, ठीक है, इनको ना छेड़ो तो ये शहद देंगे, और अगर छेड़ दो तो काट काट के मार डालेंगे। ये बात धीरे धीरे समझ में आ गई किसको, मीर जाफर को। ठीक है, तो धीरे से अंग्रेजों को क्या करना चाहता था, अंग्रेजों से छुटकारा चाहता था, इसीलिए इसने क्या किया, डचों को भड़काया, डचों को भड़काया, डचों से कहा कि तुम क्या करो, अंग्रेजों से भिड़ो, अंग्रेजों से लड़ो, और जीतने के बाद जितना भी क्षेत्र तुमको प्राप्त होगा, अंग्रेजों के जितने क्षेत्र आज बंगाल में है वो किसके हो जाएंगे, तुम्हारे हो जाएंगे। इसीलिए मीर जाफर के भड़काने पर ही, ठीक है, मीर जाफर के भड़काने पर क्या हुआ, डचों को भड़काने पर, ठीक है, किनको भड़का रहे हैं, डचों को भड़काने पर ही। देखो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ है, ये क्या बना, ये नवाब बना, और जस्ट 2 साल बाद 1759 में क्या हुआ, बेदरा का युद्ध। ठीक है, बेदरा का युद्ध हुआ किसके भड़काने पर, मीर जाफर के भड़काने पर। किनके किनके बीच में, एक तरफ क्या है, इंग्लिश है, मतलब अंग्रेज है, और दूसरी तरफ कौन है, डच है। ठीक है, ठीक, तो ये ईयर तो मेरे ख्याल से अब आपको रट्टा गया होगा, पिछले 3 दिन से हम 1759 कर रहे हैं, है ना, तो ये डेट तो आप लोगों को रटा गया होगा। अब देखो क्या होता है, जब ये षड्यंत्र रचा गया किसके द्वारा, मीर जाफर के द्वारा, जब इसने डचों को भड़काया अंग्रेजों के खिलाफ, और जब ये युद्ध हुआ तो अंग्रेजों को जब पता चला, ठीक है, ये अंग्रेजों को जब ये बात पता चली कि मीर जाफर हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, और षड्यंत्र वो क्यों रच रहा था, क्योंकि उसको ये बात तो समझ में आ गई थी कि ये लोग एक ना एक दिन मेरी भी छुट्टी कर ही देंगे, है ना, तो इसीलिए क्या करते हैं, अंग्रेज एक और संधि करते हैं। ठीक है, अंग्रेज एक और संधि किए, किसके साथ किए इस बार की संधि, इस बार की संधि वो लोग कर रहे हैं किसके साथ, मीर कासिम के साथ। हाँ, मीर कासिम कौन, उसके नीचे वाला नहीं है, मीर कासिम इसमें कहा था, इसमें नहीं है, वो मानिक चंद है। ठीक है, मीर कासिम इसी का शायद कुछ दामाद ही था, मीर जाफर का ही दामाद है वो। ठीक है, मीर कासिम, मीर कासिम से 1760 में एक संधि की गई। ठीक है, क्या संधि की गई इससे, इससे कहा गया, अभी ये नवाब नहीं बना है ना, ध्यान में रखिएगा, अभी ये नवाब नहीं बना है, इससे संधि की गई, और ये संधि का मैं एग्जैक्ट डेट भी आप लोगों को बता देती हूँ, 27/9/1760। ठीक है, 27/9/1760 में एक संधि की गई किसके साथ, मीर कासिम के साथ। इस संधि में मीर कासिम से कहा गया कि आप हमें चटगांव, मिदनापुर की जमींदारी दोगे, और बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव का क्या दोगे, जमींदारी दोगे। किससे कहा गया, अंग्रेजों ने कहा मीर कासिम से। अब संधि क्यों हो रहा है वो भी आप लोगों को अभी समझ में आ जाएगा। फिर इनसे कहा गया कि सिलहट में जो चूने की जो फैक्ट्री है उसका 50% हिस्सा किसे मिलेगा, हमें दोगे, अंग्रेजों को दोगे। किससे कहा जा रहा है, मीर कासिम से कहा जा रहा है। मीर कासिम ठीक है। संधि में तीसरी बात ये कही गई
कि फ्रांसीसियों से आप किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखोगे। किससे दोस्ती करना है, किससे दुश्मनी करना है, वो कौन डिसाइड करेगा? अंग्रेज डिसाइड करेंगे। एक ये भी कहा गया। ठीक है, इसके साथ और क्या क्या गया कि तुम हमारे मित्र आपके मित्र और आपके शत्रु हमारे शत्रु, इस तरीके का विभिन्न प्रकार की शर्तें रखी गई जब 27 सितंबर 1760 में जो ये संधि हुई किसके साथ? मीर कासिम के साथ। तो मीर कासिम ये सारी संधियों की शर्तें क्यों मान रहा था? क्यों मान रहा था बताइए? हाँ, क्योंकि ये सारी शर्तें मानेगा तो मीर जाफर को हटा करके किसको बिठाया जाएगा? मीर कासिम को बिठाया जाएगा। इसीलिए अब इस संधि का कुछ नाम नहीं है ना, आप लोग को अगर ये लग रहा होगा इस संधि का कुछ नाम है क्या, तो नहीं है इस संधि का कुछ नाम। ये इसको गद्दी में बिठाने से पहले ये संधि हुई है। ठीक है, अब मैं फिर से एक बार आप लोग को रिवाइज कराती हूँ। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था। ठीक है, अंग्रेजों की कई सारी नीतियों से वो परेशान था, जैसे दस्तक का दुरुपयोग करना हुआ, जैसे गुमास्तों का स्थानीय लोगों के साथ बहुत ही बर्बर बिहेवियर हो, चाहे ढाका के जो कृष्णा दास था उसकी मदद करना हो, जो कि दुश्मन है किसका? नवाब का दुश्मन है ना, नवाब सिराजुद्दौला का दुश्मन था। इन सारी पृष्ठभूमि के बीच में बहुत ज्यादा परेशान होकर के सिराजुद्दौला को आक्रमण करना पड़ा, किसके ऊपर? अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण करना हुआ। इसी पृष्ठभूमि में प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की तरफ से लड़ रहे थे मीर जाफर लड़ रहा था, मानिक चंद, राय दुर्लभ, ठीक है, और ऐसे कई सारे, अमीन चंद जो कि व्यापारी था, ऐसे काफी लोग लड़ रहे थे। लेकिन ये सब क्या थे? षड्यंत्र में मिले हुए थे, ये सब अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे। प्लासी के युद्ध में षड्यंत्र काम किया और बिना सेना के प्रयोग किए ही अंग्रेज क्या हो जाते हैं? जीत जाते हैं। अंग्रेज जब जीत गए तो उन्होंने षड्यंत्र में उनका साथ दिया था मीर जाफर, उसको गद्दी पर बिठा दिया। ठीक है, मीर जाफर, पहले जा है फिर का है, जा फिर का है, जाफर फिर कासिम, दोनों के आगे में मीर है। तो कई बार क्या हो जाता है? कंफ्यूजन हो जाता है, मैं हो जाती हूँ कंफ्यूज, आप लोग का नहीं पता, लेकिन मैं कासिम और जाफर में कई बार सेम नाम है। तो जाफर पहले है, जा का जहाज पहले है और का कबूतर बाद में है। अच्छा था वो, योग्य शासक था वो, अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो जाफर क्या हो जाता है? गद्दी पर बिठाया गया। लेकिन थोड़े दिन बाद जाफर को भी ये लगने लगा कि ये मुझे मधुमक्खियों की तरह एक दिन काट खाएंगे, जैसे सिराजुद्दौला को काट खाया। तो ये षड्यंत्र रचा। उस षड्यंत्र के तहत उसने डचों को भड़काया। डचों को भड़का करके उसने इंग्लिश और डचों के बीच में एक युद्ध करवाया। उस युद्ध को हम बेदरा के युद्ध के नाम से जानते हैं। अंग्रेजों को जब ये पता चला कि डचों को भड़काया गया था किसके द्वारा? मीर जाफर के द्वारा ही भड़काया गया था, वो हमारे खिलाफ क्या षड्यंत्र रच रहा है, तो उसने संधि की किससे? मीर कासिम से, जो कि मीर जाफर का ही दामाद है। ठीक है, मीर कासिम से क्या किया इन्होंने? संधि की। संधि में ये डिसाइड हो रहा है कि देखो तुम बर्धमान का, चटगांव का, ठीक है, क्षेत्र किसको दे दोगे? हमें दे दोगे जमींदारी के लिए। तुम सिलहट में जो चूने की फैक्ट्री है उसका 50% बेनिफिट किसको दे दोगे? हमें दे दोगे। हमारा शत्रु तुम्हारा शत्रु, तुम्हारे मित्र हमारे मित्र, फ्रांसीसियों से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखोगे। ये विभिन्न प्रकार की शर्तें रखी गई जो 27 सितंबर 1760 में जो संधि हो रही है उसमें किसके साथ हो रही है? मीर कासिम के साथ। इसके बदले में मीर कासिम को मीर जाफर की जगह पर क्या किया जाएगा? गद्दी पर बिठाया जाएगा। सेम अपने कर्मों का बोलते हैं ना, कर्मा रिटर्न बैक। ठीक है, तो रिटर्न मिला। सेम ये भी षड्यंत्र रचा था, किसके खिलाफ? सिराजुद्दौला के खिलाफ। आज उसी का दामाद उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। ठीक है, और फिर क्या किया जाता है? मीर जाफर को गद्दी खाली करना पड़ा और बिठा दिया गया किसको? मीर कासिम को बिठा दिया गया। मीर कासिम बंगाल के नवाबों में सबसे, अभी के नवाबों में, पहले के तो योग्य थे, अलीवर्दी खां के बाद बंगाल के नवाबों में और इसके बाद भी सबसे योग्य नवाब इसको माना जाता है। किसको? मीर कासिम को माना जाता है। मीर कासिम की मतलब जब ये नवाब बना कब? 1760 में। ठीक है, 1760 में इसको गद्दी से हटा, ये खुद ही खाली कर दिया वैसे तो। ठीक है, वो खुद खाली कर दिया, बोला कि भैया इन लोगों से उलझने से अच्छा, इन लोगों के हाथों में मरने से अच्छा है कि मैं चुपचाप गद्दी खाली कर दूं। ठीक है, वो खुद ही गद्दी खाली कर दिया और फिर उसके बाद गद्दी में बिठा दिया किसको? मीर कासिम को गद्दी में बिठा दिया गया।
इसके बारे में कहा जाता है कि ये सबसे योग्य था। सबसे पहला काम तो ये किया जिससे सीधा सीधा आपका प्रश्न बन सकता है, ये राजधानी को क्या किया? हाँ, राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेकर के गया। ठीक है, मुर्शिदाबाद से कहां लेकर के गया? मुंगेर लेकर के गया। देखो, मुर्शिदाबाद जो था बंगाल की जो वर्तमान राजधानी थी, वो बस पास में है। ये कलकत्ता, ये मुर्शिदाबाद, मतलब मान लो ये बिलासपुर है और डीएलएस कॉलेज के पास क्या है आपका? मुर्शिदाबाद है। अब ये लोग मस्त पान वान खाने के लिए, चाय वाय पीने के लिए टहलते टहलते पहुंच जाते थे, और जितनी बार टहलते टहलते पहुंचते थे, लाओ निकालो पैसा, निकालो 2 लाख 3 लाख, ऐसा करते थे। तो सबसे पहले तो ये दिमाग लगाया कौन? कासिम। कासिम बोला सबसे पहले तो मुझे राजधानी परिवर्तन, मेरे कब रोज रोज मेरे सर पे तो नाचेंगे नहीं ये लोग, तो ये राजधानी मुंगेर लेकर के गया। मुंगेर बंगाल से 100 किलोमीटर, कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर बिहार में है। तो अब रोज रोज तो नहीं पहुंच पाएंगे, है ना, रोज थोड़ी पहुंच पाएंगे। तो सबसे पहले तो ये अपनी राजधानी मुंगेर लेकर के गया। उसके बाद इसने क्या किया? मुंगेर में इसने कट्टा बनाने की फैक्ट्री खोली, बंदूक बनाने की। जाओ बिहार में मुंगेर, सबके घर में आपको जेब में कट्टा मिलेगा। उस समय कासिम के समय में जो कट्टा बनाने की फैक्ट्री जो खोली गई थी ना, वो आज भी वैसी है। तब से, हाँ, तब से बिहार का जो मुंगेर है, तब से बंदूक बनाने की फैक्ट्री के लिए फेमस हो चुका है। किसके समय में स्थापित करवाया गया था? कासिम के समय में स्थापित करवाया गया था। ये वहां पे बंदूक बनाने की फैक्ट्री स्टैब्लिश करवाया। इसने जो दस्तक था, जो मिला हुआ था किस चीज के लिए? व्यापार करने के लिए, मुफ्त व्यापार करने के लिए, सबके लिए कर दिया मुफ्त। लो अब उठाओ फायदा। समझ रहे हो? ठीक किया ना? दस्तक तुम रख रहे थे, तुम फायदा उठा रहे थे, साथ में अपने दोस्तों को भी फायदा उठाने दे रहे थे, हटाओ, सबके लिए फ्री कर दिया। अब अगर बेनिफिट मिल रहा है, टैक्स देगा तो सब देंगे, नहीं देगा तो कोई नहीं देंगे। तो इसने दस्तक को ही खत्म कर दिया। अब पूरे बंगाल में सबके लिए मुफ्त व्यापार कर दिया। तो अंग्रेजों को इससे भी गुस्सा आया। अब उनको बेनिफिट थोड़ी मिल पाएगा। आपका सामान भी 50 रुपए में मिल रहा है, मेरा सामान भी 50 रुपए में, तुम्हारा सामान भी 50 रुपए में मिल रहा है, तो तुम जो बेस्ट रहेगा उसी को लोगे, जो पसंद है उसी से लोगे। तो इसने पूरा मुफ्त कर दिया। और इसने क्या किया? जो गुमास्ता, जो बहुत ही बर्बर बिहेव करते थे, बहुत मिसबिहेव करते थे स्थानीय लोगों के ऊपर, उन गुमास्तों के ऊपर क्या करवा दिया? नियंत्रण लगवा दिया। उनके ऊपर एक दूसरा अधिकारी बिठा दिया कि इनके ऊपर नजर रखो, और जब भी ये कुछ करे तो मुझे आकर के बताना। इनको इंडियन कानून के तहत क्या मिलेगी? सजा मिलेगी। इन सारे सुधारों की वजह से अंग्रेज तो क्या हो गए? पूरी तरीके से कांप गए। इनको क्या चाहिए था? इनको एक पपेट राजा चाहिए था। पपेट मतलब जो उसकी बात माने, तोता। हाँ, जैसे मीर जाफर मानता था इनकी सारी बात, तो इनको एक पपेट मतलब कठपुतली होता है, तो इनको पपेट चाहिए था, कठपुतली चाहिए था, जो इनकी तरह नाच सके। लेकिन क्या हुआ? जस्ट अपोजिट, मीर कासिम ये कुछ भी चीज मांगने के लिए तैयार नहीं हुआ। ठीक है, मानने के लिए बात तैयार नहीं हुआ। तो पहले तो 3 युद्ध होता है रॉबर्ट क्लाइव और किसके बीच में? मीर कासिम के बीच में। छोटे छोटे 3 युद्ध होते हैं। वो तीनों युद्ध में वो क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है। जब वो तीनों युद्ध में जब वो पराजित हो जाता है, तो अब ये डिसाइड होता है क्या कि अब अकेले तो मैं जीत नहीं सकूंगा। तो जाता है वो अवध के नवाब के पास। कौन है अवध का नवाब? सुजाउद्दौला। ठीक है, अवध के नवाब के पास गया। अवध के नवाब को बोला कि देखो भैया, ऐसा ऐसा तो मेरा हाल है ना, आज तो ये लोग, मैं आज बिहार मुंगेर में बैठा हूँ, कितना दिन है जब अवध यूपी में आ जाएंगे ये लोग, तो मेरी मदद करो, नहीं तो अंग्रेज एक दिन तुमको भी चाट खाएंगे। तो सुजाउद्दौला कहता है सही कह रहे हो भैया, चलो। सुजाउद्दौला बंगाल, सॉरी, बिहार का नवाब है। तो कहता है ठीक है, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ना मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक जन और की मदद लेनी चाहिए। 2 जन में हम नहीं ले पाएंगे, 2 जन में नहीं कर पाएंगे। तो फिर उन्होंने कहा तो फिर अब किससे मदद लें? मराठा तो हमारी मदद करेंगे नहीं, वो दूर में भी रहते हैं वैसे भी, और वैसे भी वो हिंदू है, हिंदू शासक है, तो हमारी मदद फिर करेगा कौन? सिखों से मदद ले नहीं सकते, तो किससे मदद लें? तो बोले कि दिल्ली के नवाब से मदद लेते हैं ना, चलो। दिल्ली के नवाब से कौन जीत सकता है? तो दिल्ली के बादशाह से मदद, मुगल सम्राट से मदद लेते हैं। तो मुगल सम्राट के पास गए। तो मुगल सम्राट कौन? शाह आलम द्वितीय, है ना।
तो शाह आलम द्वितीय। तो ये लोग 3 लोग मिल करके अब होगा। अब देखो क्या, देखिए राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेकर के गया, ठीक है, दस्तक को क्या कर दिया, दस्तक को समाप्त कर दिया, है ना। अब सबके लिए क्या होगा, सबके लिए मुफ्त व्यापार हो गया, सबके लिए मुफ्त व्यापार हो गया, ठीक है। अब कोई टैक्स नहीं देगा, ठीक। इसके साथ ही साथ इन्होंने जो गुमास्ता जो होते थे, गुमास्तों पर क्या किया, नियंत्रण स्थापित किया। तो ये सारे सुधार जब वो कर रहा था तो अंग्रेजों को क्या लग रही थी, मिर्ची, ठीक है। तो इन्हीं चीजों की वजह से हमको धोखा दिया करके मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच छोटे छोटे 3 युद्ध हुए, उन युद्ध का कुछ नाम नहीं है, ठीक है। तो छोटे छोटे युद्ध हुए जिसमें कौन पराजित हुआ, मीर कासिम ही पराजित हुआ। अंग्रेजों के साथ जो छोटे छोटे 3 युद्ध हुए उसमें कौन पराजित हुआ, मीर कासिम ही पराजित हुआ। तब मीर कासिम को लगा कि मैं अकेले अंग्रेजों से नहीं जीत सकता। तो जब इसको लगा कि मैं अंग्रेजों से नहीं जीत सकता तो वो क्या मदद मांगने के लिए गया, किसके पास, वो गया अवध के नवाब के पास, ठीक है। अवध के नवाब के पास जो है वो मदद मांगने के लिए गया। तो अवध का नवाब कौन, शुजा-उद-दौला। अच्छा, अवध को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में कौन स्थापित किया था, मुर्शिद कुली, हाँ हाँ, ठीक है। उसका एक और नाम क्या है, हाँ, सआदत खान, ठीक है। अब देखो ये हो गया। दूसरा इसका साथ कौन दे रहा है, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, ठीक है। और एक तरफ कौन है, स्वयं मीर कासिम। और किसके खिलाफ लड़ रहे हैं ये लोग, अंग्रेजों के, बीच में रख दो किसको, इस त्रिभुज के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं। और ये जो युद्ध हुआ, इस युद्ध को आप किस नाम से जानते हो, बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हो। ये होगा क्या, ये कब की बात हो रही है, ये 1764 की बात हो रही है, जब कौन सा युद्ध होगा, बक्सर का युद्ध होगा। तो ये साल पूछता है, कब हुआ, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, ये पूछा जाता है। फिर पूछा जाता है कि बक्सर के युद्ध में जो 2 पार्टीज बनी थी उसके एक तरफ कौन कौन थे, मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय। जो कि ये शाह आलम द्वितीय कौन है, दिल्ली का बादशाह है, मतलब मुगल बादशाह है ये, ठीक है। ये मुगल बादशाह है, ये आपका बंगाल का नवाब है और वो आपके अवध का नवाब है। इन 3 लोगों की टीम, अलायंस, त्रिगुट जो बना हुआ है वो एक तरफ है और दूसरी तरफ सिर्फ अंग्रेज हैं। लेकिन फिर भी इसमें अंग्रेज क्या हो जाते हैं, जीत जाते हैं। तो कहा जाता है कि जो बक्सर का युद्ध था ना वो असली युद्ध था। बक्सर के युद्ध में सच में अंग्रेजों ने अपना साहस दिखाया था, ठीक है। उन्होंने अपने साहस का परिचय दिया था, उन्होंने अपनी नई नई टेक्नोलॉजी का परिचय दिया था। और ये जो प्लासी का युद्ध तो सिर्फ षड्यंत्र था, उसमें कुछ नहीं करना पड़ा था, ऐसे मिल गया था उनको, हाथ में थमा दिए थे, ये लो पकड़ो। लेकिन इसमें सच में एक घमासान युद्ध हुआ जिसमें इन तीनों की जो त्रिगुट बनी थी उसको पराजित करके अंग्रेज क्या हो जाते हैं, बक्सर का युद्ध जीत जाते हैं। तो प्लासी के युद्ध से सिर्फ बंगाल का नियंत्रण मिला था, ठीक है, बंगाल का नियंत्रण मिला था। लेकिन बक्सर के युद्ध ने पूरा का पूरा बंगाल ही उनके हाथों में दे दिया। पहले सिर्फ नियंत्रण था, अब पूरा का पूरा बंगाल जो है थाली में सजा सजाया मिल गया, किसको, अंग्रेजों को मिल गया, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। चलिए, तो ये तो हो गया बक्सर का युद्ध। और बक्सर के युद्ध के बाद एक संधि होगी, कौन सी संधि होगी, इलाहाबाद की संधि, अगस्त, ठीक है, वो भी 16 अगस्त 1765 में। 16 अगस्त 1765 में कौन सा युद्ध होता है, मैं अभी आप लोगों को बस समझा दे रही हूँ बिना लिखे। कल मैं आप लोगों को क्या करूंगी, थोड़ा सा लिखा के पढ़ाऊंगी क्योंकि क्लास अब खत्म करना है, तो एक काम करते फटाफट से समझा देती हूँ, ठीक है। इलाहाबाद की संधि होगी। इलाहाबाद की संधि में क्या होता है, 2 संधि हुई, ठीक है। एक संधि अवध के नवाब के साथ, कौन है, शुजा-उद-दौला के साथ। दूसरी संधि किसके साथ, इनके साथ, शाह आलम। ये तो खत्म हो गए, इनके साथ क्या संधि होगी ना, क्योंकि बंगाल तो पूरा ले लिया गया। तो एक संधि इनके साथ, एक संधि इनके साथ, ठीक है। तो इनके साथ जो संधि हो रही है शुजा-उद-दौला अवध के नवाब के साथ, इनसे कहा गया सबसे पहले तो युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए तुम 50 लाख रुपया दो भैया,
ये जो युद्ध हुआ बक्सर का युद्ध, इसमें हमारा बहुत नुकसान हुआ है, ठीक है। तो उस युद्ध की भरपाई कौन करेगा? तुम करोगे। तो सबसे पहले तो तुम 50 लाख रुपए जमा करो, और याद रखेगा कि इलाहाबाद की संधि की जितनी शर्तें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि इलाहाबाद की संधि में क्या क्या बातें हुई थी, और पॉइंट बना करके पूछ देगा क्या ये था, क्या ये था, क्या ये था करके, ठीक है। तो पहली बात क्या कही गई कि आपको क्षतिपूर्ति के रूप में कितना देना पड़ेगा? 50 लाख रुपया देना पड़ेगा। एक शर्त हो गया। हाँ, अंग्रेज लोग कह रहे हैं क्योंकि वही जीते हैं, तो वो अवध के नवाब से कह रहे हैं इलाहाबाद की संधि जो 16 अगस्त को हो रही है, उस संधि में अवध के नवाब सुजाउद्दौला से कहा गया कि आप तो 50 लाख रुपया सबसे पहले क्षतिपूर्ति के रूप में दो, पहली शर्त। दूसरा कहा गया कि कारा और इलाहाबाद का जो क्षेत्र है वो किसको दे दो? इनको दे दो, शाह आलम द्वितीय को। अब क्यों दे रहे हैं वो बताती हूँ। तीसरा शर्त कहा गया कि जो बलवंत राय है, जो बनारस का जमींदार है, तो आप बनारस का जो जमींदार बलवंत राय है उसको पूरी तरीके से वो क्षेत्र उसी को दे दो, मतलब उस पर किसी प्रकार का कोई आप नियंत्रण स्थापित नहीं करोगे। बनारस का जमींदार बलवंत राय, तो बनारस की पूरी जमींदारी किसको दे दोगे? बलवंत राय को दे दोगे। बलवंत राय से आप कुछ नहीं मांगोगे। हो सकता है बलवंत राय ने मदद की रही होगी इस युद्ध में, इसीलिए बलवंत राय को दे दिया गया क्या? जमींदारी दे दी गई बनारस की। ये 3 शर्तें डिसाइड की गई। ये किसके साथ हो रहा है? अवध के नवाब के साथ, सुजाउद्दौला। अब शाह आलम द्वितीय से क्या कहा गया? शाह आलम द्वितीय से कहा गया अब से आप दिल्ली में नहीं बैठोगे। ठीक है भैया, तो मैं कहां बैठूंगा? तो तुम बैठोगे अब से इलाहाबाद में। इसीलिए मांगा गया इलाहाबाद किससे? अवध के नवाब से। अवध के नवाब से कहा गया ना कि कारा और इलाहाबाद का क्षेत्र तुम अब से तुम्हारा नहीं है, अब से वो किसका है? मुगल बादशाह का है। क्योंकि दिल्ली में बैठेगा मुगल बादशाह तो हम उस पर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे, तो अब से वो कहां बैठेगा? वो इलाहाबाद में बैठेगा। इसीलिए इलाहाबाद को किससे मांगा गया? अवध के नवाब से मांगा, सुजाउद्दौला से मांगा गया। तो जो दिल्ली का जो मुगल बादशाह था उसको कहां बैठा दिया गया? इलाहाबाद में बिठा गया। दूसरी शर्त रखी गई किसके सामने? शाह आलम द्वितीय के साथ दूसरी शर्त ये रखी गई, उससे ये कहा गया कि आप एक फरमान जारी करो। ठीक है, क्या फरमान जारी किया जाएगा? तो फरमान जारी किया गया कि बंगाल, उड़ीसा और बिहार, ध्यान से सुनिएगा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन 3 जगहों की दीवानी किसको मिल जाएगी? अंग्रेजों को मिलेगी। बदले में सिर्फ 26 लाख रुपया किसको देना पड़ेगा? 26 लाख रुपया अंग्रेज देंगे किसको? मुगल बादशाह को। ठीक है, चलिए एक बार मैं आप लोग को ऐसे बताती हूँ। जो फरमान जारी किया गया किसके द्वारा? शाह आलम द्वितीय के द्वारा। 12 अगस्त को यह फरमान जारी किया गया। इस फरमान के तहत कहा गया कि जो बंगाल है, ठीक है, जो उड़ीसा है और बिहार, मतलब पूरा का पूरा बंगाल, बंगाल ही तो हुआ ना, बंगाल, बिहार, उड़ीसा क्या है? बंगाल ही तो है, ठीक है, मतलब उड़ीसा, बिहार है भाई रे, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये 3 क्षेत्र की दीवानी किसको मिलेगी? अंग्रेजों को। दीवानी मिल गई किसको? अंग्रेजों को। ठीक है, अब इस दीवानी के बदले अंग्रेज मात्र 26 लाख रुपया देंगे किसको? बादशाह को, है ना। दीवानी का अर्थ क्या होता है मैं समझाऊंगी तो आप लोग को समझ में आएगा। और इस तरीके से बंगाल में शुरू हो गया क्या? द्वैध शासन। द्वैध शासन तो आप पढ़ते ही होंगे, डेफिनेटली पढ़ते होंगे कि बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत किसने की। ये हजारों बार पूछा है, हजारों बार पूछा है कि बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत किसने की? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने शुरुआत की। तो आप लोग पढ़ के निकल तो जाते हो कि द्वैध शासन, ठीक है, डुअल एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन कभी समझ नहीं पाए कि द्वैध शासन का क्या मतलब होता है। तो द्वैध शासन का क्या अर्थ होता है ये मैं आप लोग को कल बताऊंगी। ठीक है, तो यहां तक ठीक है। आज की क्लास ज्यादा लंबा नहीं रखते हैं क्योंकि 2 ही आप लोग भी कम ही हो। तो कल मैं आप लोगों को बताऊंगी कि द्वैध शासन क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, और मेंस के लिए तो अति इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि द्वैध शासन क्या है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं।